गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएमएस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10th की साइंस क्लास में आज मैं लेसन नंबर फर्स्ट का तीसरा वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो लेसन नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण है, और पूर्व 2 वीडियो में हमने इस पार्ट में रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं उनकी जानकारी प्राप्त की। दूसरे वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखे जाते हैं, उनके नियम क्या होते हैं और हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है, उन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति में लगातार नए पदार्थ बनते रहते हैं, कई तत्वों के मध्य अभिक्रियाएं होती रहती हैं, तो वो अभिक्रियाएं किस प्रकार से वर्गीकृत की जाती है, उन्हें हम किस प्रकार में रखते हैं, उनकी जानकारी हम आज इस वीडियो में लेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार होता है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार होता है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा प्रकार होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। पांचवा प्रकार होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और छठा प्रकार होता है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त देख रहे हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं के जो नाम हैं वो मैंने आपको बताए हैं। संयोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी अभिक्रिया का उदाहरण होता है तो उसमें यह जरूरी नहीं कि वो संयोजन अभिक्रिया को ही प्रदर्शित कर रहा है, वह संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा शोषी या ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को भी वो प्रदर्शित कर पाता है। यह जरूरी नहीं जो वियोजन अभिक्रिया हो रही है वो वियोजन अभिक्रिया ही है, वह ऊष्मा क्षेपी व ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को बताती है, उनके अनुसार वो हो सकती है, यानी उस प्रकार में भी उसको रखा जा सकता है। अगर उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है या ऊष्मा नष्ट हो रही है तो हम उनको उस प्रकार में रख सकते हैं। इसी प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया है तो उसमें भी विस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ वह अभिक्रिया का ऊष्मा शोषी या ऊष्मा क्षेपी प्रकार हो सकता है। तो सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, संयोजन अभिक्रिया को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं इसे, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी ये इसी अभिक्रिया के पर्यायवाची है। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें अगर इस संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जुड़ना शब्द यहाँ पे लागू होता है। मतलब इसकी परिभाषा वे अभिक्रियाएं
जिनमें दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर या संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उन अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया में वर्गीकृत करते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा है। एक बार फिर देख लेना, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तो उन अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया में वर्गीकृत करेंगे, यानी हम कहेंगे कि वह संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है। इसका अगर सामान्य समीकरण हम लिखें, सामान्य समीकरण जैसा कि आप अंग्रेजी में टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो उनमें एक विशेष सामान्य फॉर्मूला होता है जिसको हम जैसे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से लिखते हैं। तो इसका भी जो सामान्य समीकरण वो क्या है, उसमें है, इसमें आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लो ए एक अभिकारक है प्लस ये बी अभिकारक से जुड़कर क्रिया करके आपस में जुड़कर ए प्लस बी उत्पाद बना लेता है। तो हम देख पा रहे हैं ये आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये अपने क्या है, अभिकारक है। जो अपने क्या है, अभिकारक है, और ये क्या बन रहे हैं, उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं इसमें, इस सामान्य समीकरण में, कि अभिकारकों की संख्या दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन दो तो निश्चित है, होनी चाहिए है, और बनने वाला उत्पाद एकल रूप से है, यानी एक संख्या के रूप में है। ठीक है ना, ये हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का सामान्य उदाहरण हो चुका है। अब संयोजन अभिक्रिया के कुछ विशेष उदाहरण वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ विशेष उदाहरण में जैसे कि आपको पता है कि सोडियम जो आयन है Na+ है, ये Cl- से क्रिया करता है। विशेष उदाहरण, ठीक है, Na+ है और Cl- से क्रिया करता है, तो क्या बना रहा है, NaCl। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये किस अभिक्रिया का प्रकार हो गया, संयोजन अभिक्रिया का प्रकार हो गया। एक उदाहरण इसी प्रकार से मान लो
H2 प्लस O2, ये क्रिया करके क्या बना रहे हैं H2O। तो आपको पता है इसको संतुलित करना होगा, जैसा कि पूर्व वीडियो में हमने देखा है। तो ये भी हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार से क्रियाकलाप भी दे रखा है आपके मैग्नीशियम का। तो Mg प्लस O2, तो क्या बना रहे हैं MgO। तो जिसको हम संतुलित करेंगे 2MgO के रूप में इसको लिखेंगे। तो ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है ना। इसी प्रकार से कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन जुड़कर CO2 का निर्माण कर रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहे हैं। जैसे इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड। इसका क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना रहे हैं, जल। ठीक है, इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्रिया कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, और क्या बन रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। इस संयोजन अभिक्रिया के उदाहरणों में आपने देखा होगा कि हर अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते जा रहे हैं। तो ये सभी प्रकार, यानी ये सभी उदाहरण किस प्रकार में आएंगे, संयोजन अभिक्रिया के प्रकार में आएंगे। इसी प्रकार से आप लगातार इन उदाहरणों की, जो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं, उनकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी उदाहरण किताब में मिल जाएंगे। और उनको आपका होमवर्क यही है कि आप उनमें से छांटें कि कौन से संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, अब अगली जो प्रकार है वो है वियोजन अभिक्रिया। अगला जो प्रकार वो क्या है, वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया के रूप में भी जानते हैं। अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया के रूप में भी जानते हैं। समझ गए। वियोजन अभिक्रिया की अगर हम परिभाषा देखें तो उसकी परिभाषा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से ज़्यादा उत्पाद में
बदल जाता है, बदल जाता है उन अभिक्रियाओं को, उन अभिक्रियाओं को, उन अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में वर्गीकृत करते हैं, के प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, परंतु वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, यहाँ पे टूटना हो रहा है, दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल रहा है, तो उस अभिक्रियाओं को यानी उन अभिक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में रखते हैं। सामान्य इसका समीकरण, सामान्य समीकरण अगर देखें तो ये होगा हमारे AB एक अभिकारक है जो ऊर्जा के किसी भी माध्यम से, चाहे ऊष्मा हो सकती है, विद्युत हो सकती है, प्रकाश हो सकता है, इस किसी भी माध्यम से टूटकर A प्लस B दो उत्पादों में या दो से ज़्यादा उत्पादों में बदल जाते हैं, तो वो अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया का प्रकार होगा। तो ये अपने क्या है? अभिकारक। ठीक है, और ये क्या बना रहे हैं? उत्पाद। तो ये हमारी वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है, सामान्य समीकरण है। अब इसमें इसके सामान्य समीकरण को आप देख रहे हैं तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा को लेकर, किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा को लेकर एकल अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों में तोड़ा जा रहा है। तो ये जो ऊर्जा का रूप है, इस ऊर्जा के रूप के आधार पर ही इस वियोजन अभिक्रियाओं को कुछ उप प्रकारों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? वो है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन, और तीसरा ताप या ऊष्मा अपघटन। ये इसके तीन उप प्रकार हैं, किसके? वियोजन अभिक्रिया के। और इन प्रकारों को वर्गीकृत किस आधार पर किया गया है? इसमें काम में ली गई जो ऊर्जा का प्रकार है, जिससे हम अभिकारक को, जो कि एकल है, उसको तोड़ने का कार्य करते हैं, उसके आधार पर इनको हमने उप प्रकारों में बांटा है। इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसमें विद्युत का उपयोग किया गया है अपघटन के लिए, इसमें प्रकाश का उपयोग किया गया है अपघटन के लिए, इसमें ऊष्मा अर्थात ताप का उपयोग किया गया है अपघटन के लिए। इन अपघटन के प्रकारों का हम विस्तार से अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन, किसी प्रकार की अगर कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने प्रश्नों को वहाँ पे लिखें, व्यक्त करें, और जिससे कि हम उनका उत्तर दे सकें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
इस कोरोना काल में आप सुरक्षित रहना, जो भी सरकारी नियम हैं उनका पालन करना है, जो गाइडलाइन है सरकार के द्वारा, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, उसका सावधानी से पालन करें। और 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। जब भी भीड़ वाले क्षेत्र में जाएं तब ये ज़रूर 2 चीज़ें याद रखें। और अपना टाइम आने पर, जैसे आपके घर में परिवार में जो 18 प्लस के जो भी आपके सदस्य हैं परिवार के, उनको टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। और अगर बाई चांसली किसी के कोरोना हो भी गया है, वैसे भगवान ना करे ऐसा हो, अगर किसी के कोरोना हो भी गया है किसी के परिवार में, तो उस व्यक्ति का प्रोत्साहन करें, उसे डिमोलाइज ना करें और उसे जो भी सावधानियां बताई गई हैं उनका वो इस्तेमाल करें। और आप भी उसका सहयोग करें और उसका डॉक्टर की देखरेख में इलाज करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार।